इस बजट के क्या कुछ मायने हैं, क्या इसमें आम लोगों के लिए, क्या खास लोगों के लिए, हम बातचीत करेंगे। सर थोड़ा पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश भल्ला। मैं SML एसीयू स्वराज माजदा लिमिटेड कंपनी का CFO हूँ और एसोचैम का चंडीगढ़ का चेयरमैन हूँ। जी। तो सर क्या रहा बजट में, आज बजट पेश हुआ है उसमें। बजट में तीन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहा। कुछ के लिए जैसे अनएम्प्लॉयड के लिए ये बजट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि खर्चा 11,11,000 करोड़ खर्चा करने का वादा किया है, अगर वो खर्चा हो जाता है तो इससे इकॉनमी भी बूस्ट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा होगा। और अनएम्प्लॉयड के लिए इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉई को और एम्प्लॉयर को भी अनाउंस किए हैं। उसकी नोटिफिकेशन कैसे आती है वो बाद की बात है, बट अगर किया 5,000 रुपया, अगर फ्रेश एम्प्लॉई, अगर कोई न्यू एम्प्लॉई ज्वाइन करता है इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए तो उनको मिलेगा। और 3,000 रुपया इन्होंने उसमें कहा है कि आपकी PF में जाएगा। जब ये मतलब ये अगर बेनिफिट होता है तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है, कुछ बूस्ट इससे भी मिलेगा। MSME के लिए बजट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तो लोन की लिमिट बढ़ा दी है, बाकी भी MSME के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की हैं इन्होंने। और अगर बात करूं टैक्सेशन पार्ट में जो आपका मिडिल क्लास है उसके लिए, सैलरीड क्लास के लिए इन्होंने कुछ बेनिफिट दिए हैं, बट एक्सपेक्टेशन से कम है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,00,000 रुपया कर देंगे 50,000 की, जो इन्होंने 75,000 कर दी है। और जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें भी मतलब 3 से 5 किया है, पर 5 ही एक्सपेक्टेड 2014 में था। 10 साल के बाद 3 से 5 की है, तो इट शुड हैव बीन बेटर। तीसरी बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज के लिए बजट अच्छा नहीं रहा। एक तो STT टैक्स जो बढ़ाया है 0.1% से 0.2% की है, वो टोटली डिस्करेजिंग है। और जो दूसरी बात है ये कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 15 से 20 कर दिया और 10 से 12 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया। दिस इज डिस्करेजिंग इन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। उसका रिफ्लेक्शन आज दिख भी रहा है कि सेंसेस मार्केट उसके लिए गिरा। मैथ के लिए डाउन हुई। तो एक आप बोल रहे थे कि खराब भी रहा, खराब किन किन लोगों के लिए मैं रहा। कह रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के लिए खराब रहा, इन्वेस्टर के लिए खराब रहा। ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड था, जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कुछ एक्सपेक्टेड था कि कुछ स्पेसिफिकली अगर आप ये स्क्रैप ऑफ व्हीकल के लिए कुछ पैसा रखेंगे, वो नहीं रखा गया। और ईवी के लिए तो कुछ छूट दी है। ईवी के लिए कोई छूट नहीं, ईवी के लिए तो पहले ही छूट थी और नई कोई नहीं दी। पर CNG के लिए हमें एक्सपेक्टेड था कि CNG में बेनिफिट देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि CNG का जो रेट है वो 5%, सॉरी ईवी का जो टैक्स रेट है वो 5% है और CNG का GST रेट 28% है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हम वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आगे को जब GST काउंसिल मीटिंग हो उसमें वो कम करते हैं। क्या महंगाई के महंगाई के इस दौर में जो 5,000 रुपये के लिए का इंटर्नशिप के लिए, आपको क्या वो लगता है कि ठीक है। नहीं, ऐसा है कि आप पूरा तो कंपनसेट नहीं कर सकते, पर कुछ भी जो मिला वो बढ़िया मिला। रोजगार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए इसमें क्या है बजट। इसमें यही रोजगार के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक तो कैपिटल स्पेंडिंग जो आपकी है उससे रोजगार सर्टनली बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा खर्चते हैं तो रोजगार बढ़ता है। दूसरा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर 7%, 8%, 10% की हम बात कर रहे हैं आगे GDP ग्रोथ, तो उससे रोजगार बढ़ने के चांस हैं। तो ये बेरोजगार के लिए डायरेक्शन ठीक है। एक्चुअली कितना बढ़ेगा वो कह नहीं सकते, बट डायरेक्शन ठीक है बजट के। व्यापारी के लिए कहें तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए क्या ये बजट बहुत अच्छा रहा, या मीडियम रहा, या खराब रहा। नहीं, बजट के लिए मीडियम रहा। ये इसमें कोई खास व्यापारी के लिए है नहीं, क्योंकि पहले ही अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो वो 25% टैक्स कर दिया था 33% का पहले ही, तो इससे कम करने के कोई चांस नहीं थे। और जो आपके ये स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी 15%, 17% जो टैक्स है, इससे कम की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ना एक्सपेक्टेशन थी, ना ही कोई नया कुछ आया। पर MSME व्यापारियों के लिए अच्छा रहा। व्यापारियों को या आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, हम बातचीत करेंगे। ये एक्सपर्ट है, इन सब जानेंगे। सर क्या रहा बजट के अंदर। देखिए, बीइंग चार्टर अकाउंटेंट और एडवोकेट, मैं आपको टैक्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेज हुई हैं। टैक्स के बारे में जो चेंजेज आई हैं, सबसे पहले बात है, चेंज दो तरह से चेंजेज हैं। एक तो देखा जाए कॉर्पोरेट के ऊपर, एक देखा जाए इंडिविजुअल के ऊपर। जो कॉर्पोरेट में अगर देखा जाए, इंटरनेशनल टैक्स में इन्होंने बोला है कि अब इक्वलाइजेशन लेवी को ये रिमूव कर रहे हैं। वो बहुत इट वाज ए वेलकम पार्ट है, क्योंकि ये इन्होंने कमिटमेंट था इंडिया का पिलर 1 पिलर 2 के ऊपर। सेकेंड पार्ट,
देखा जाए डोमेस्टिक टैक्स में ये एंजल टैक्स को रिमूव कर रहे हैं। 56 to 7B का रिमूव होना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि उसमें बहुत सारे लिटिगेशंस थे और उसके कारण स्टार्टअप को पैसे और शेयर्स नहीं आ रहे थे और शेयर कैपिटल नहीं आ पा रहे थे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई विल से दैट रिफॉर्म है। थर्ड पार्ट अगर देखा जाए, अगर हम आते हैं इंडिविजुअल के पार्ट पर आते हैं, तो इंडिविजुअल को इन्होंने दो तरह से कवर किया है। पहला, इन्होंने इंडिविजुअल का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है और जो फैमिली पेंशन का जो अमाउंट है वो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है और टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किया गया है। टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हैं, जैसे कि अभी जो है 0 से लेकर के 3 लाख रुपए तक नील कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक का अभी 5% टैक्स होगा। 7 लाख से 10 लाख तक का 10% टैक्स होगा। 10 लाख से 12 लाख का 15% टैक्स होगा। 12 लाख से 15 लाख का 20% और 15 लाख से ऊपर का 30% पर टैक्स ये होगा। पहले जो 3 से 5 का स्लैब था, हाँ। ये थोड़ा सा समझे पहले और हमने क्या फर्क किया है? जो स्लैब को इन्होंने चेंजेस किए हैं तो इससे क्या कि अधिक इनकम को, पहले 5 लाख तक था, अब इसको 7 लाख कर दिया गया है। इससे कारण अप टू 7 लाख रुपीज़ जो है, अगर आपका इनकम होती है नेट टैक्सेबल इनकम, तो उसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। अब देखा जाए तो ये जो 2 लाख की बढ़ोतरी हुई, अगर देखा जाए इसी स्लैब की बात की जाए तो ये 2 लाख की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गया, उसके बाद फैमिली पेंशन भी बढ़ गया। अगर आप इसमें और न्यू स्लैब में आप न्यू रिजिम में भी आ गए तो आप देखेंगे कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है, आउटफ्लो, वो अब काफ़ी कम हो जाएगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया अभी कि लगभग प्रत्येक इंडिविजुअल के हाथ में 17,500 रुपये की बचत होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि एक आदमी के पास 17,500 रुपये के कैश की बचत हो रही है तो प्रत्येक महीना उसके पास 1,500 रुपये की बचत हो रही है। इट इज़ ए गुड सेविंग इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल। अगर वो सेविंग होती है तो अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या ऐसी बातें हैं जो आपके हिसाब से बजट बहुत अच्छा रहा या थोड़ा कम रहा या बहुत ख़राब रहा? इस तरीके के अगर हम कैटेगरी में बात करें तो बजट को किस कैटेगरी में रखें? मैं बजट को एक प्रोग्रेसिव कैटेगरी में देखता हूँ। अगर मैं टैक्स की बात करूँ, इन्होंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स कोड को ये रीराइट करने वाले हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड रीराइट होती है तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो डायरेक्ट टैक्स स्कीम में, इनकम टैक्स 1961 में बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिसके कारण लिटिगेशंस काफ़ी हैं। जैसे कि आपको जिन्होंने कहा कि असेसमेंट और रीअसेसमेंट को ये चेंज करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या, असेसमेंट रीअसेसमेंट अप टू 2021 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2020 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में एक टोला एक्ट लाया गया और जिसके कारण उसमें लिमिटेशन बढ़ा दिया गया। टोला एक्ट के बाद एक और अमेंडमेंट आया गया 2021 में, जिसके कारण जो है वो चेंजेस कर दिए गए। ये 2021 की चेंजेस जो है, इट हैज़ बिकम ए मेस। आज के डेट में मैक्सिमम लिटिगेशन टैक्स में आज के डेट में 147 से लेकर के 151 के ऊपर है। अगर इस तरह से ये चेंजेस लाते हैं जो कि एक सिंप्लीफाई होगा और एक आम आदमी के लिए राहत होगा, देन इट विल बी अ गुड रिफॉर्म ऑल्सो। दूसरी बात है कि ये इन्होंने कहा कि जो लिटिगेशंस को ये लोग कम करने वाले हैं। अगर लिटिगेशन कम होता है तो आज के डेट में जो जनरल आदमी को जो नोटिस आ जाती हैं या उसके पास छोटे छोटे लोगों के पास नोटिस उसको आइडिया नहीं होता है कि कैसे हैंडल करना है। अगर इस तरह चीज़ को अगर कम किया जाए तो इट विल बी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। उसमें कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ है? आप कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बताएंगे उसके। मेरा नाम प्रकाश धमेजा है और मैं उस कंपनी से आता हूं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स। हमारी कंपनी नॉन केमिकल ऑप्शंस देती है एग्रीकल्चर इनपुट के लिए। ओवरऑल अगर आप इनकी स्पीच को देखें सीतारामन जी की, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ही हर इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल बजट है। अगर आपने देखा हो तो इसमें इन्होंने 21 बार इंडस्ट्री वर्ड का यूज़ किया है, जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है और हर बार इन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस भी रखा है। एग्रीकल्चर के लिए चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, 1 करोड़ फार्मर्स को कनेक्ट करना हो या फिर उसके लिए बायो रिसर्च सेंटर्स बनाने हो, ओवरऑल 1.1 लाख करोड़ की एलोकेशन हो, ओवरऑल इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फोकस वन ऑफ द 9 प्रायोरिटीज़ रखते हुए, और काफ़ी अगर आप टोटल 9 प्रायोरिटीज़ में भी देखें तो काफ़ी टाइम इन्होंने, अगर आप 1/9 करें तो उससे ज़्यादा समय एग्रीकल्चर पे ऊपर इन्होंने स्पेंड किया अपनी स्पीच में। तो इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है। आई एम एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर क्या बैकग्राउंड। कुछ मिला एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को नेचुरल फार्मिंग के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, नई क्रॉप्स और नई वैरायटीज़ को उन्होंने वो किया है, और इसमें 1.1 लाख करोड़ का जो इन्होंने एलोकेशन किया है फॉर एग्रीकल्चर, रियली गुड। और फार्मर्स के लिए अभी हमारे इंडिया में कोई कनेक्ट नहीं है जो हम फार्मर्स का एक बेस बना सके, उसके लिए इन्होंने राइट स्टेप लिया है, राइट डायरेक्शन में। अगर हम किसानों की बात करें, किसान धरने पे बैठे, कई तरीके की मांगे, क्या इस बजट से उनको कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, उन्होंने देखिए अन्नदाता वर्ड भी कई बार यूज़ किया। उन्होंने इस स्पीच शुरू करते हुए भी ये बोला
कि हमने 1 महीना पहले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था फार्मर्स के लिए बढ़ाया। तो ओवरऑल आई थिंक फार्मर्स को इससे ओवरऑल ये सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जो भी उनकी ग्रजेस थी, जो भी थोड़े से उनके खटे वो जो पिछले कुछ दिनों या कुछ सालों के जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो इस बजट से काफ़ी हद तक कवर होने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को इन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी रखा है।